क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा आपके हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है? क्या आपने ये सोचा है कि महंगाई क्यों बढ़ती है? क्यों हर साल आपकी सेविंग्स की वैल्यू कम होती जाती है? और कैसे कुछ लोग सिस्टम को समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो न सिर्फ पैसे की असली कीमत समझाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे इस रिग्ड यानी टेढ़े मेढ़े सिस्टम में भी आप समझदारी से खेल खेल सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉब डिक्स द्वारा लिखी गई मशहूर किताब द प्राइस ऑफ मनी की। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया चलाती है। लेकिन इस पैसे की असली कीमत क्या है? क्या वो नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में दिखता है वही इसकी असली वैल्यू है? इस किताब के जरिए रॉब डिक्स हमें पैसों की उस अदृश्य दुनिया की सैर कराते हैं जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो या फिर एक बिजनेसमैन। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि सेंट्रल बैंक्स कैसे पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन की सच्चाई क्या है, क्यों फाइनेंशियल सिस्टम कुछ लोगों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा है, और कैसे आप भी अपनी फाइनेंशियल सोच को मजबूत बनाकर इस खेल में जीत सकते हैं। हम आपको बड़े ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझाएंगे कि इस सिस्टम की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे आप उसमें फंसे बिना अपना रास्ता बना सकते हैं। आज का दौर ऐसा है जहां नॉलेज ही सबसे बड़ी करेंसी है, और यही नॉलेज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ किताब की समरी न मिले, बल्कि एक नया दृष्टिकोण मिले पैसे को देखने, समझने और इस्तेमाल करने का। रॉब डिक्स ने इस किताब में जो बातें कही हैं वो थियोरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल हैं, रियल हैं और आज की इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। हम इन कॉन्सेप्ट्स को आपकी जिंदगी से जोड़कर इस वीडियो में पेश करेंगे ताकि ये सिर्फ एक सुनाई गई कहानी न लगे, बल्कि एक अनुभव बने, एक ऐसा अनुभव जो आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। अगर आप भी इस अनफेयर फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्मार्टली सर्वाइव ही नहीं बल्कि प्रॉस्पर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ खर्चों में न उड़ जाए बल्कि आपकी फ्यूचर को सिक्योर करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेक्शन में आपको वो इनसाइट्स मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं द प्राइस ऑफ मनी की वो अनकही कहानी जो आपको पैसे के पीछे छुपे असली सच से रूबरू कराएगी। चैप्टर 1, पैसा क्या है? क्या कभी आपने सोचा है अगर दुनिया से एक दिन अचानक पैसा गायब हो जाए तो क्या होगा? शायद दुकानें खुली रहेंगी, चीजें अपनी जगह होंगी, लोगों के पास समय भी होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ थम जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे के बिना ये पूरी दुनिया जैसे अपनी धुरी से उतर जाएगी। पैसा, जिसे हम हर दिन छूते हैं, गिनते हैं, बचाते हैं और खर्च करते हैं, असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिस पर सरकार की मुहर लगी होती है, या फिर कुछ और गहराई है इसके पीछे जो हमें दिखाई नहीं देती? एक बच्चा जब अपनी पहली गुल्लक में सिक्का डालता है तब उसे लगता है कि उसके पास अब ताकत है। एक बुजुर्ग जब अपने जीवन भर की कमाई गिनता है तो वो सिर्फ नंबर नहीं देखता, वो अपने पूरे संघर्ष, त्याग और उम्मीदों को देखता है। पैसा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, यह हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। रॉब डिक्स हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां हम उस दुनिया को समझते हैं जो दिखती नहीं लेकिन हमारे हर फैसले को चलाती है। द हिडन वर्ल्ड ऑफ मनी। आज हम अपने डिजिटल वॉलेट्स, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जितना भी लेन देन करते हैं वो असल में वैल्यू का आदान प्रदान होता है, लेकिन उस वैल्यू की परिभाषा समय के साथ बदली है। एक जमाना था जब पैसे के बदले सामान मिलता था, बार्टर सिस्टम, फिर आए सिक्के, फिर कागजी नोट और आज स्क्रीन पर दिखने वाली डिजिट्स। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो ये कि पैसा कभी स्थिर नहीं रहा। जिस 100 रुपये की आज इतनी अहमियत है, वही कुछ दशक पहले एक पूरी महीने की जरूरतों को पूरा कर देता था। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि उस सिस्टम में छिपा है जिसने पैसे की परिभाषा को अपनी सुविधा के अनुसार बदला। रॉब डिक्स हमें याद दिलाते हैं कि पैसा ट्रस्ट पर चलता है। आपने कभी गौर किया है
जब आप एक नोट को देखते हैं तो उस पर लिखा होता है, मैं धारक को, यानी सरकार हमसे वादा करती है कि यह कागज का टुकड़ा वास्तव में कुछ मूल्य रखता है। लेकिन यह वादा सिर्फ वादा नहीं, ये एक बहुत बड़ी सामूहिक कल्पना, कलेक्टिव इमेजिनेशन है, जिस पर पूरी मानवता विश्वास करती है। अगर कल सब लोग मान लें कि नोट की कोई कीमत नहीं है, तो अरबपति भी खाली हाथ रह जाएगा। एक छोटे से उदाहरण से सोचिए। मान लीजिए एक गांव में सिर्फ 10 सोने के सिक्के हैं और उन सिक्कों से ही सारे लेन देन होते हैं। अब अगर कोई तीसरा व्यक्ति और 10 नकली सिक्के छापकर बाजार में डाल दे तो क्या होगा? पहले तो लगेगा कि सबके पास ज्यादा पैसा है, लोग ज्यादा खरीदारी करने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजों की कीमत बढ़ेगी क्योंकि अब बाजार में सिक्के ज्यादा हैं। यही तो होता है जब सरकारें जरूरत से ज्यादा पैसा छापती हैं। पैसा अब एक सिंबल बन चुका है, अ सिंबल ऑफ आवर बिलीफ इन अ सिस्टम। और यही सिस्टम कई बार हमारे खिलाफ काम करता है, खासकर तब जब हमें उसकी समझ नहीं होती। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज नहीं, ये एक टूल है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना हर इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना हवा में सांस लेना। जो लोग इस सिस्टम को समझते हैं वो इसके मास्टर बन जाते हैं, और जो नहीं समझते वो पूरी जिंदगी दौड़ में भागते रहते हैं बिना ये जाने कि रेस असल में हो किस दिशा में रही है। इसलिए अगर आप वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि पैसा क्या है, क्योंकि जब तक आप इसकी जड़ नहीं पहचानते तब तक आप सिर्फ सतह पर लड़ते रहेंगे। चैप्टर 2, समय के साथ चीजें महंगी क्यों हो जाती हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके दादा दादी ने जब पहली बार अपना घर खरीदा था तो उसकी कीमत क्या थी? शायद कुछ हजार रुपए। और आज उसी जमीन पर बना वही घर लाखों बल्कि करोड़ों में बिकता है। क्या उस घर में अब सोना जड़ दिया गया है? नहीं। क्या दीवारें अब किसी और खास मटेरियल से बनी हैं? शायद नहीं। तो फिर उसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ गई? यही सवाल तो हमें भीतर तक झकझोर देता है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं पिछले साल यही सामान सस्ता था, अब इतना महंगा क्यों हो गया? या फिर सैलरी तो बढ़ती नहीं लेकिन खर्चे आसमान छू रहे हैं। असल में ये सवाल सिर्फ आम आदमी के दिमाग में नहीं आते, बल्कि यही वो सवाल हैं जो हमें पैसे की असली समझ की ओर ले जाते हैं। जब एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी से टॉफी खरीदने जाता है और देखता है कि पिछले महीने जो 5 रुपए में 2 टॉफियां मिलती थीं अब 1 ही मिल रही है, तो ये उसकी जिंदगी की पहली फाइनेंशियल रियलिटी होती है। और धीरे धीरे ये समझ और गहरी होती जाती है। अब इस दुनिया में ऐसा कोई सामान नहीं है जिसकी कीमत स्थिर हो। सब कुछ महंगा हो रहा है, खाना, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल, कपड़े और यहां तक कि आपके सपने भी। लेकिन क्या आपने कभी इस महंगाई की जड़ों को समझने की कोशिश की है? यह सिर्फ बाजार की मांग और आपूर्ति का खेल नहीं है, यह एक ऐसा चक्र है जिसमें सरकारें, बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी गहरे रूप से शामिल हैं। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब सरकारें जरूरत से ज्यादा पैसा छापने लगती हैं। इमेजिन करिए, अगर एक गांव में सिर्फ 100 केले हैं और वहां 100 रुपए हैं तो हर केला 1 रुपए का होगा। लेकिन अगर किसी ने अचानक से उस गांव में 200 रुपए बांट दिए जबकि केले अभी भी 100 ही हैं, तो क्या होगा? हर केला अब 2 रुपए का हो जाएगा। यही है इन्फ्लेशन, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। और यह ऐसा खेल है जो धीरे धीरे आपकी जेब काटता है बिना आपको महसूस कराए। अब आप कहेंगे कि अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो हमारी इनकम भी तो बढ़ती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। और यही फाइनेंशियल ट्रैप है। आज जो 100 रुपए की सेविंग आपने की है वो 10 साल बाद शायद सिर्फ 70 रुपए के सामान ही खरीद पाएगी। यानी आप जितना भी कमा लें, अगर उसे सही तरीके से इन्वेस्ट या मैनेज नहीं किया तो आप हर साल चुपचाप गरीब होते जा रहे हैं बिना किसी चेतावनी के। आपके माता पिता ने शायद एफडी को सबसे सुरक्षित माना होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज महंगाई की दर से कम होता जा रहा है? इसका मतलब है कि आप पैसे बैंक में रखकर असल में नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं। और यही सच्चाई हमें समझनी होगी। यह सिस्टम हमारे सामने ऐसा इल्यूजन पैदा करता है कि हम सोचते हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, नई गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें, लेकिन अंदर ही अंदर हम एक दौड़ में हैं जहां फिनिश लाइन खिसकती जा रही है और हमारी ब्रेथ तेज होती जा रही है।
अगर आपको लगता है कि ये सब बातें सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या इकोनॉमिस्ट के लिए हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये बात हर उस इंसान के लिए है जो कमाता है, खर्च करता है, सपने देखता है और अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करना चाहता है। पैसे की कीमत सिर्फ वो नहीं जो आप नोट पर छपे हुए नंबर में देखते हैं, बल्कि उसकी असली कीमत वो है कि आप उससे क्या खरीद सकते हैं। और जब चीजों की कीमतें रोजाना बढ़ रही हों, तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से भी काम लेना होगा। इस कहानी को समझना आपके फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन आपकी सांसों के लिए। तभी आप इस अनफेयर वर्ल्ड में न सिर्फ टिक पाएंगे बल्कि तरक्की भी करेंगे। तो चलिए अब अगले हिस्से में जानते हैं कि इस फाइनेंशियल जाल से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर इस महंगाई के खेल में खुद को मजबूत बनाया जाए। चैप्टर 3, पैसे की सप्लाई को कौन नियंत्रित करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि नोट छापने की मशीन आखिर किसके हाथ में है? कौन तय करता है कि बाजार में कितना पैसा होना चाहिए? और अगर ये सब कुछ कोई नियंत्रित कर रहा है तो वो कौन है और उसके इरादे क्या हैं? अक्सर हम अपने जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि जिस पैसे को हम हर दिन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसकी डोर आखिर किसके हाथ में है। एक आम आदमी के लिए पैसा सिर्फ जरूरत की चीज है। किराया भरना है, बच्चों की फीस देनी है, कुछ बचत करनी है और महीने के आखिर तक समहाउ सरवाइव करना है। लेकिन कुछ लोग इस सिस्टम को बनाते हैं, चलाते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। और इस सिस्टम की नींव रखी गई है मनी सप्लाई, यानी मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करने वाले ढांचे पर। अब बात आती है, यह काम करता कौन है? सेंट्रल बैंक्स। ये शब्द शायद आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक या हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ये वो संस्थाएं हैं जो पैसे के फ्लो को मैनेज करती हैं, इंटरेस्ट रेट्स को तय करती हैं और यह डिसाइड करती हैं कि बाजार में लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह पावर का खेल है। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है जो स्कूल में टॉफी बेचता है। पहले वह हर दिन 10 टॉफी लाता है और स्कूल के बच्चे उनसे खुश हैं। फिर एक दिन वो 100 टॉफी लाने लगता है और बेचने के लिए दाम भी वही रखता है। कुछ दिनों तक तो बच्चे खुश रहते हैं, लेकिन फिर वो महसूस करते हैं कि टॉफी की वैल्यू अब उतनी नहीं रह गई, अब वो खास नहीं लगती। वैसा ही होता है जब सेंट्रल बैंक्स पैसे की सप्लाई बढ़ा देते हैं। अचानक से हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है और जो पैसा आपकी जेब में है उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। अब सोचिए, क्या यह फैसला आपकी मंजूरी से होता है? नहीं। और यही वो सच है जिसे जानना जरूरी है। यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह एक ऐसी रियलिटी है जो आपकी सैलरी से लेकर सेविंग्स तक को साइलेंटली अफेक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट्स, यह भी एक पावरफुल टूल है जो ये इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। जब ब्याज दरें घटती हैं, लोग ज्यादा लोन लेते हैं, घर खरीदते हैं, खर्च करते हैं और जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं, बाजार ठंडा हो जाता है। यह एक ऐसा गेम है जिसमें आम लोग मोहरे हैं और चाल कोई और चल रहा है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सरकारें पैसा छापती हैं और वही इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन असल में सरकारें भी कभी कभी सेंट्रल बैंक से उधार लेती हैं और जब वो उधार चुकाने के लिए और पैसा छापने लगती हैं, तब आता है इन्फ्लेशन का तूफान। एक ऐसा तूफान जो मिडिल क्लास को सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह सब जानकर शायद आपको गुस्सा आए, शायद हैरानी भी हो, और यह स्वाभाविक है क्योंकि हम सबको यह हक है कि हम समझें कि हमारी मेहनत की कमाई के पीछे का असली खेल क्या है। जिस तरह एक खिलाड़ी को अपने मैदान के हर कोने का पता होता है, वैसे ही अगर आपको अपने पैसों को बचाना, बढ़ाना और सही दिशा में लगाना है, तो आपको इस फाइनेंशियल सिस्टम को समझना ही होगा। यह समझ आपको एम्पावरमेंट देती है, एक ऐसा पावर जो न किसी सरकार से आता है न किसी बैंक से। ये आता है क्लैरिटी से, नॉलेज से और उस अवेयरनेस से जो आपको ब्लाइंड सिस्टम का शिकार नहीं बल्कि उसके ऊपर उठकर सोचने वाला इंसान बनाती है। तो अगली बार जब आप ये सुने कि ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं या रिजर्व बैंक ने पॉलिसी में बदलाव किया है, तब आप सिर्फ सर हिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तब आप जानेंगे कि इसके पीछे क्या इंप्लीकेशंस हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि हम इस इनविजिबल पावर को देखना और समझना शुरू करें, ताकि पैसा सिर्फ एक दौड़ बनकर न रह जाए
बल्कि एक टूल बने जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया हो। चैप्टर 4, कर्ज का विस्फोट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमेशा पैसों की तंगी क्यों महसूस होती है? हर महीने की सैलरी हाथ में आते ही जैसे रेत की तरह फिसलने लगती है। कभी EMI, कभी क्रेडिट कार्ड का बिल, कभी पर्सनल लोन, तो कभी अचानक आ जाने वाला कोई खर्च। लगता है जैसे जिंदगी एक अंतहीन कर्ज की दौड़ बन गई है, जहां न तो कोई ठिकाना है और न ही कोई मंजिल। और मजे की बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं इस दौड़ में। पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया एक ही दिशा में भाग रही है, कर्ज की दिशा में। लेकिन क्या ये सब यूं ही हो गया? क्या ये बस हमारी गलती है कि हम लोन पर लोन लेते चले जा रहे हैं, या फिर इस पूरी आर्थिक व्यवस्था में कोई ऐसा जाल बुना गया है जो हमें धीरे धीरे बड़ी चालाकी से कर्ज के गहरे दलदल में खींच लाता है? सोचिए, जब आप घर खरीदते हैं, क्या सच में आप उसे खरीदते हैं या फिर 20-25 साल तक एक बंधन में बंध जाते हैं जिसे मॉर्गेज कहते हैं? आप हर महीने किस्तें भरते हैं और वो घर असल में बैंक का होता है जब तक कि आप आखिरी किस्त नहीं चुका देते। और यही नहीं, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, हर सपना अब EMI में बंट चुका है। कभी आपने गौर किया है कि कैसे बैंक्स आपको हर जगह लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? 0 प्रोसेसिंग फी, इंस्टेंट अप्रूवल, नो डॉक्यूमेंटेशन, ये शब्द अब आम हो चुके हैं। लेकिन इन सारे ऑफर्स के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चलता है, एक ऐसा इनविजिबल गेम जहां आम इंसान की जिंदगी धीरे धीरे गिरवी रख दी जाती है, उसके भविष्य के इनकम तक को आज बेच दिया जाता है। गवर्नमेंट्स भी तो यही कर रही हैं। देशों पर ट्रिलियंस का कर्ज चढ़ा है। वो भी हर बार कहती हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन हर बार जब सरकारें लोन लेती हैं तो उसकी रीपेमेंट हमारे टैक्स से होती है, मतलब हमारी जेब से। हम तो वो पीढ़ी बन चुके हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के बोझ को भी अभी से उठाए जा रहे हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम कभी इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं, या फिर यही हमारी नियति है? यही वो रिग्ड सिस्टम है जिसके बारे में रॉब डिक्स बार बार चेतावनी देते हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे ये फाइनेंशियल सिस्टम कर्ज को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसी से बैंक प्रॉफिट कमाते हैं और उसी से सरकारें अपनी सत्ता बनाए रखती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सबसे पहले हमें इस जाल को समझना होगा। यह जानना होगा कि कैसे हर कर्ज जो हमें सुविधा का झांसा देता है, असल में हमें एक इनविजिबल चेन में जकड़ रहा है। अवेयरनेस ही वो पहला कदम है जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नए लोन के बारे में सोचें तो एक बार ठहरिए, सोचिए, क्या ये जरूरत है या लालच? क्या ये आपको ऊपर उठाएगा या धीरे धीरे नीचे गिराएगा? कर्ज का खेल बहुत बड़ा है और अगर हम इसे नहीं समझते तो हम सिर्फ इस सिस्टम के मोहरे बनकर रह जाएंगे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी आजादी वही है जो कर्ज से मुक्त हो, और यही है वो सच्चाई जो हमें जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर। चैप्टर 5, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार समझदारी से फैसला लेते हैं और पैसा खुद उनके लिए काम करने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जादू जानते हैं या उन्हें कोई गुप्त फार्मूला मिला हुआ है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने पैसा कमाने से ज्यादा पैसा चलाने की समझ हासिल की होती है। कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से। नाम ले लीजिए रमेश। रमेश हर सुबह जल्दी उठता है, लोकल ट्रेन पकड़ता है, पूरे दिन ऑफिस में पसीना बहाता है और महीने के अंत में जो तनख्वाह मिलती है उसे बड़ी सावधानी से खर्च करता है। लेकिन फिर भी हर महीने के आखिर में वो सोचता है, इतना सब करने के बाद भी सेविंग्स नहीं बचती, ये पैसा जाता कहां है? और वहीं दूसरी तरफ रोहित नाम का एक और शख्स है जो उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसने अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करना सीखा। वो जानता है कि अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू हर साल घटेगी, इसलिए उसने अपने पैसे को एक एम्प्लॉई की तरह ट्रीट किया, ऐसा कर्मचारी जो 24 घंटे उसके लिए काम करता है। पैसा तब तक आपकी कोई मदद नहीं करता जब तक आप उसे स्ट्रेटजी और पेशेंस से इस्तेमाल करना नहीं सीखते। ये किताब सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसे चलाना और बढ़ाना भी एक कला है। एक ऐसी कला जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जीवन को बदलने की ताकत रखती है। रॉब डिक्स बताते हैं कि पैसा आपको तभी आजादी देता है जब आप उसे अपने लिए मेहनत करवाते हैं।
और ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच जो कहती है कि मुझे अपनी कमाई से कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग करना है। ये सोच कहती है कि मुझे सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, बल्कि एसेट्स बनानी है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या कोई और इनकम जनरेटिंग सोर्स। यही वजह है कि आज के समय में फाइनेंशियल नॉलेज ही असली सुपर पावर बन गई है। बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि वो बहुत कमाते हैं, लेकिन असल में वो बस अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच झूलते रहते हैं। और फिर जब कोई बड़ा खर्चा सामने आता है, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई क्राइसिस, तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा होता है, सिस्टम की समझ नहीं। पैसा जब आपके लिए काम करने लगता है, तब आप असली मायने में स्वतंत्र होते हैं। फिर आप डिसीजंस डर के आधार पर नहीं, बल्कि साहस और समझदारी से लेते हैं। यही फर्क लाता है आपकी जिंदगी में स्थिरता और आपके परिवार की सुरक्षा में भरोसा। यह किताब आपको डराने नहीं, बल्कि जगाने आई है, जगाने उस सच्चाई से जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और जब आप एक बार इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नए मुकाम की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रमेश की तरह सिर्फ मेहनत करते रहेंगे या रोहित की तरह अपने पैसे को भी अपने लिए मेहनत करवाएंगे? तो दोस्तों, अब वक्त है आंखें खोलने का। पैसे को सिर्फ खर्चने की चीज नहीं, समझने की जिम्मेदारी मानने का। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ, थोड़ा सा भी सोचने का नजरिया दे पाया हो, तो यकीन मानिए आपने आज एक कदम अपनी फाइनेंशियल आजादी की तरफ बढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल लगा, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे की समझ जिंदगी बदलती है। धन्यवाद।